कि लॉ को पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए और किन किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख कर के हमें किसी भी कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। आज हम उन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करते हुए अपने पहले सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लेजिस्लेशन को पढ़ना, इससे संबंधित जितने भी लेजिस्लेशंस हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्शियल लॉ में जो बेसिक लेवल है, जो स्टार्टिंग लेवल है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू होता है। बहुत एलिमेंट्री सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एलएलबी के सभी कोर्सेज में ये फर्स्ट ईयर में ही होता है और इस सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले इसलिए उठाया है, उसके जो पीछे हमारी थिंकिंग है वो ये कि अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसकी फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्लैट के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इसके आते हैं, तो स्टूडेंट्स को बड़ा आसान होगा ये पिकअप करने में कि लॉ को पढ़ने के लिए हमें किस तरह की अप्रोच या किस तरह की मेंटालिटी को डेवलप करना है। और साथ के साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन आपके मन में रखें, प्लस हम इसके जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आपके सामने इसी लेक्चर में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे 2 मिनट के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी जो है वो पर्सन्स से बनी है। पर्सन्स का मतलब इंडिविजुअल्स से बनी है और उस सोसाइटी में जो भी ये इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में किसी न किसी तरह से इंटरैक्ट करते हैं। तो सपोज करिए कि हम 2 मेंबर्स को ले लेते हैं सी सोसाइटी में से, ए और बी। नाउ दीज 2 पर्सन्स दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। इंटरैक्टिंग का मतलब ये हो गया दैट they have a definite form of relationship which is reciprocal in nature। यानी A और B कुछ इस तरह की रिलेशनशिप बनाते हैं कि इनके द्वारा जो एक्ट्स किए जा रहे हैं वो एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है, करस्पॉन्डिंग है। अगर हम इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में समझें तो ये रिलेशनशिप राइट्स और ड्यूटीज का एक बैलेंस क्रिएट करती है। यानी कि राइट्स और ड्यूटीज का एक बैलेंस क्रिएट करती है। कोई भी रिलेशनशिप हो, if for example if you go to a shop and you ask the shopkeeper to give you a pen of ₹5, then you are in a relationship, you are mechanically exercising the relationship। इसी रिलेशनशिप को जब हम राइट्स और ड्यूटीज के एक सिमेट्री में फिट करते हैं तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट हमेशा तब होता है जब किसी एक राइट के लिए जो किसी एक पर्सन के फेवर में है उसके लिए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी किसी और पर्सन पर क्रिएट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एक एग्रीमेंट का फॉर्म ले लेता है। नाउ इन आवर सोसाइटी आल्सो, इन इंडियन सोसाइटी आल्सो, पीपल वर जनरली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड दे वर डेवलपिंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। नाउ दिस रिलेशनशिप इज नॉट सोशल इन नेचर, दिस रिलेशनशिप is not social in nature। हम यहाँ पर सिर्फ उस रिलेशनशिप की बात करेंगे जो कमर्शियल है, यानी ट्रेड से रिलेटेड है। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए बनाया गया क्योंकि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस उस समय फॉलो हो रही थी उनमें कहीं पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी था। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर को देख चुके हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने ये बताया that every law is designed, is supposed to solve a particular problem। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। होता ये था कि A और B इन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट को बैलेंस किया गया है। इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि राइट इज करस्पॉन्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू द ड्यूटी एंड ड्यूटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द राइट। कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर पेन की वैल्यू
5 रुपीज है, तो पर्सन ए इज सपोज्ड टू पे ₹5 and person B is supposed to provide the article worth of value ₹5. It means right and duty they are proportionate to each other. हम यहाँ पर equal नहीं कह रहे हैं. The word is not equal. वो इसलिए नहीं है because right requires a different capacity and duty requires a different capacity. इसीलिए हम इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, इक्वल नहीं कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए कि अगर राइट और ड्यूटी के रिलेशन को आपको एनालाइज करना हो तो क्या ये राइट और ड्यूटी की एनालिसिस आपको इस नजरिए से करनी है कि वहां पर इक्वालिटी दिखाई दे. देखिए, एक एग्रीमेंट है या कोई भी एक रिलेशनशिप है जिसमें अ पर्सन इज सपोज्ड टू डू समथिंग and the other person is supposed to cooperate in doing of that thing. It means उनका status कभी भी equal नहीं होगा, उनका status हमेशा proportionate होगा. एक की there must be a starting point and there must be an ending point. अगर हम एक example यही वाला ले लें, पेन वाला, इसमें when you ask the shopkeeper to provide you a pen of ₹5, then you have a duty to pay ₹5 as well as a right to receive the value of ₹5. तो राइट और ड्यूटी का एक प्रोपोर्शनेट सिस्टम चलता है. लेकिन हुआ क्या कि कई बार ऐसा हो गया कि राइट और ड्यूटी डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी एग्रीमेंट में, जब कोई भी एग्रीमेंट है या रिलेशन बिटवीन पार्टीज है, जब उस रिलेशन बिटवीन पार्टीज में राइट और ड्यूटी का प्रोपोर्शनैलिटी रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि अगर दो पर्संस के रिलेशन में राइट और ड्यूटी प्रोपोर्शनेट नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब या तो राइट ज्यादा है या फिर ड्यूटी ज्यादा है. यानी कि राइट का ज्यादा होना, ड्यूटी का कम होना इस एग्रीमेंट को डिस्प्रोपोर्शनेट बनाता है. और हमें ये मालूम है कि एग्रीमेंट के जरिए हम क्या करना चाहते हैं, इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना चाहते हैं. अगर आप इंटरेस्ट को बैलेंस करना चाहते हैं और राइट और ड्यूटी डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा. इस डिस्प्रोपोर्शनेट सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज को करेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए था. इसको करेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था. अब वो सिस्टम कैसा हो, कौन उसको करेक्ट करेगा, इसी के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ. यहां पर देखिए, when something is legally incorrect, then you have two options. या तो आप रेमेडी देखेंगे या फिर आप करेक्शन देखेंगे. अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है दो पर्संस के बीच में जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट हैं, यानी बैलेंसिंग जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो आप कोई रेमेडी ढूंढेंगे या फिर उसका करेक्शन का तरीका ढूंढेंगे. तभी उसको आप पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे. अब रेमेडी और करेक्शन दोनों को कौन कर सकता है, दोनों को एक मशीनरी करेगी. ये मशीनरी है कोर्ट. क्योंकि हमें मालूम है कि गार्जियन ऑफ इंटरेस्ट एंड द मशीनरी व्हिच इज एंगेज्ड इन एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इज द कोर्ट. इसीलिए हमने इन डिस्प्रोपोर्शनेट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट को करेक्ट और रेमेडी देने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है. अगर फर्दर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. मैं इसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जन्म आखिरकार कैसे हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट
और एग्रीमेंट, ये दोनों वर्ड्स हम लोग काफी सिनोनिमस यूज करते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसमें एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाती है। अब ये एनफोर्सिबिलिटी क्या है? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अभी जो पिछले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि इस एनफोर्सिबिलिटी से या तो करेक्शन या तो रेमेडी, दोनों में से कोई एक चीज अगर आपको कोर्ट के थ्रू मिल जाए, तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटरेस्ट लिखे गए हैं उनकी बैलेंसिंग के लिए, जो भी इंटरेस्ट हैं उनकी बैलेंसिंग के लिए गाइडलाइंस कहां से लाई जाए, या कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं या कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमें एक प्रोपोर्शनेट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को या इस कंसेप्ट को एक आंसर देने के लिए, इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन देने के लिए जिस सिस्टम का जन्म हुआ वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए, कई बच्चे ये समझते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत वाइड स्फीयर है जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक हिस्सा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक पार्ट है, ये पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहीं से अब इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, ये पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीएम्बल में ये चीज लिखी गई है। यहीं से अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल टू द लॉ टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, प्रीएम्बल, किसी भी लेजिस्लेशन को पढ़ने के लिए उसकी प्रीएम्बल को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये आपके लीगल लर्निंग की फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि हर बेयर एक्ट की प्रीएम्बल को आप बहुत अच्छे से पढ़ें तो आपको उसके कई सारे मैसेजेस क्लियर होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रीएम्बल में सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आपको काफी फोकस करना चाहिए। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है टू डिफाइन एंड अमेंड, और दूसरा है सर्टेन पार्ट्स of the law relating to contract। अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो आपको ये 2 कीवर्ड्स, these are the key statements in preamble to the Indian Contract Act। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। It says, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts। तो यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो हम जिस तरह से विधि को पढ़ेंगे उसमें हम उसका एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस लेते हुए चलेंगे, तो हम प्रीएम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रीएम्बल में जो 2 एसेंशियल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या है? पहला है टू डिफाइन एंड अमेंड, और दूसरा है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसमें कीवर्ड है सर्टेन पार्ट्स, और इसमें 2 कीवर्ड्स हैं डिफाइन एंड अमेंड। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लेजिस्लेशन है जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को तो डिफाइन करता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स में जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं उन्हें अमेंड करता है। सो इट इज अ प्रोसीजर टू अमेंड एज वेल एज टू डिफाइन। सेकंड, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये सर्टेन पार्ट्स। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स? ये सिर्फ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के सर्टेन पार्ट्स के बारे में बात करेगा, और इन्हीं सर्टेन पार्ट्स को हम जनरली जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। वो कौन से पार्ट्स हैं? जनरल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, टू डिफाइन एंड अमेंड, कुछ चीजों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है। जैसे कि अगर मैं कहूं
coercion. Coercion is a term which has been defined by the Indian Contract Act. अब इस define का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए लॉ में सर्टेनिटी को लाने के लिए, सर्टेनिटी को लाने के लिए जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो हम यूज करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन में, उनमें क्लैरिटी, सर्टेनिटी या फिर क्लैरिटी लाने के लिए हम दो चीजें करते हैं. या तो हम उसे डिफाइन करते हैं या फिर हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स बता देते हैं. या तो हम डिफाइन करते हैं या फिर हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज को लॉ में डिफाइन करेंगे तो इट मीन्स कि जो भी डेफिनेशन उस पर्टिकुलर वर्ड या एक्सप्रेशन को दी गई है, इट विल रिमेन द सेम फॉरएवर. In whatever sense of understanding, if you are using the word and expression which has been defined by legislation, it means that the meaning of that particular word or expression will remain the same for all sets of circumstances. यहाँ पर definition का मतलब ये होता है that something is given a meaning excluding all others. To define means to give a meaning to something excluding all other necessary meanings or interpretations that may come. For example, अगर coercion है और coercion की यूके में एक डेफिनेशन है, न्यूजीलैंड में एक डेफिनेशन है, इंग्लैंड में एक यूएस में एक डेफिनेशन है, इन सारी डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. अगर हम उसे एक इंडियन लॉ के जरिए डिफाइन कर दें, so it means it will remain the same for interpretation, excluding all other definitions which may exist and excluding all other forms of interpretations which may exist. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्रीएम्बल, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रीएम्बल है, वो सबसे पहले हमें ये बताती है that the purpose of this legislation is to define and amend. अब amend की भी आगे हम बात करेंगे. is to define and amend certain parts relating to law of contract. तो जहां तक बात आती है डेफिनेशन की, if something has been defined, it means it becomes exclusive, it remains the same, and therefore no further research or interpretation is necessary. अब यहाँ पर जिन बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चंस उठते हैं केस लॉ रिसर्च या रिसर्च को लेकर के, मैं ऐसी स्टेज पर क्लियर कर दूं कि if something has been defined by the legislation, then there is no need of the research. उस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें. अगर कोर्शन की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, तो आप कोर्ट के सामने यूके की डेफिनेशन ले जाएं या न्यूजीलैंड की ले जाएं या यूएसए की ले जाएं, it will not make any difference for the court. The court will only take up the definition which has been given in the bare act. अब बात कर लेते हैं amend की. The second purpose of this act is to amend. Now, if अगर हमसे ये पूछा जाए कि amend हम कब करते हैं, amend हम तभी करते हैं जब पहले से कोई चीज एग्जिस्ट करती है किसी और फॉर्म में. अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है किसी और फॉर्म में और उसे अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, सिचुएशंस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहें, तो जो प्रोसेस हमारे पास बचती है उस प्रोसेस का नाम होता है अमेंडमेंट. Now when you are trying to amend something, it means you are replacing the form, you are reforming something. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अमेंडमेंट का भी तरीका है, यानी कि ये एक तो पुरानी चीजों को चेंज भी कर देता है, प्लस आपको ये पावर भी देता है that this legislation can be used to amend the law relating to contract. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज करिए आज आपके पास फ्रॉड की एक डेफिनेशन है
और आप ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी के यूज के बढ़ने से फ्रॉड की कैटेगरीज बदल गई हैं, फ्रॉड करने के पैटर्न्स बदल गए हैं, फ्रॉड करने के तरीके बदल गए हैं, और आप चाहते हैं कि जो हमारी अभी डेफिनेशन फ्रॉड की इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है उसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिला के अपडेट कर दिया जाए। तो जो प्रोसेस आपके पास है, जो तरीका आपके पास है, वो अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट चूंकि परमिसिबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और उसने खुद भी किया है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज किए जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स को अमेंड करके नए फॉर्म्स में भी बना सकता है। सो हियर you have gone through two fundamental uses of the Indian Contract Act. पहला है to define and the second one is to amend. Now let us come to the third part of the preamble. Preamble के third part में जो important word use हुआ है वो है certain parts of law relating to contract. Certain parts of the law relating to contract. इस वर्ड में, इस फ्रेज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये छुपा हुआ है कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये धारणा गलत है सबसे पहले तो, क्योंकि अगर प्रीएम्बल आपको ये बता रही है कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ही पार्ट्स इसमें डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो हमें लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कहां मिलेगा? हमें कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपको पार्टनरशिप एक्ट भी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कंपनीज एक्ट भी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस लेजिस्लेशन का, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो रिलेशन है वो सिर्फ सर्टेन पार्ट से है, और वो सर्टेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो वही सर्टेन पार्ट्स हैं जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स को डिफाइन और अमेंड किया जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए, और ये लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। ये लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक बिगर सर्कल है, उस बिगर सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन जिन पार्ट्स को इस बेयर एक्ट में, इस लेजिस्लेशन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया है, वो सारे पार्ट्स इस लेजिस्लेशन के द्वारा ही या तो डिफाइन किए जा रहे हैं या अमेंड किए जा रहे हैं, और वो सर्टेन पार्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से ही जाने जाएंगे। बट दीज सर्टेन पार्ट्स आर नॉट द एंटायर लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने प्रीएम्बल के बारे में जो चीजें डिस्कस करी हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मन में उठ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को एक एक करके हम टेक अप करते हैं। पहला, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रीएम्बल क्या उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जो प्रीएम्बल अभी आपने पढ़ी है उसका पर्पस क्या है, वो क्यों बनाई गई है? नंबर 3, कि क्या प्रीएम्बल की कोई फंक्शनल यूटिलिटी है? कहने का मतलब ये है कि क्या प्रीएम्बल अपने आप में कुछ फंक्शन कैरी करती है या नहीं करती है? These are 3 fundamental questions. Preamble is a part of the act or not? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचने पर ये मजबूर कर देगा कि जो केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपने देखा था कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था that preamble is a part of the constitution। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पर हम एक लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं और उस कंटेक्स्ट में प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। इट मींस प्रीएम्बल उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। दूसरा, प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? प्रीएम्बल का पर्पस उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी जो लेजिस्लेशन है उस लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करना होता है। हर प्रीएम्बल ये बताती है कि पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव्स दो हैं, एक है डिफाइन एंड अमेंड और दूसरा है सर्टेन पार्ट्स, जो अभी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तीसरा है कि क्या प्रीएम्बल की कोई फंक्शनल यूटिलिटी है? Yes, the preamble has a functional utility because preamble gives you a right to amend any part or certain parts, उन parts जिन parts की बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की गई है, इन parts में कभी भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अमेंड करना होगा। इसलिए प्रीएम्बल की एक अपनी फंक्शनल यूटिलिटी भी है। So this was all about the preamble to Indian Contract Act. अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे about the preliminary, the first two sections of the Indian Contract Act. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो उनको मुझसे शेयर करने में, मुझसे पूछने में बिल्कुल न झिझकें। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर योर बेनिफिट, और ये सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा इसलिए दी जा रही है ताकि आप लॉ को उसके रियल स्पिरिट में, उसकी फंक्शनल यूटिलिटी में समझ सकें। थैंक यू।